Hi, I am Sachin, first year MBBS student at कॉम JNMH कल्याणी। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का एक चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा फिजिक्स में नीट 2022 में 166 आया था 180 में से। ठीक है, तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये लेक्चर किसके लिए है, कौन कौन इसे देख सकता है। तो अगर आप एक नीट एस्पायरेंट है, या फिर आप जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एक क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड्स देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मतलब अगर आप मतलब सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ना कि जस्ट फॉर्मूला वगैरह याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप मतलब मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो चैप्टर है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसको 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो अपना पार्ट होगा चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें वर्नियर कैलिपर आता है, स्क्रू गॉज आता है। ये सब के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट होगा जो इस चैप्टर का, उसमें हम लोग एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पार्ट वन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं पार्ट वन वाले में वीडियो में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होता है, कैसे उन्हें डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती हैं जो यूज होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में। साथ के साथ इन यूनिट्स को मतलब क्या कैसे भी मतलब हम लोग ले लेते हैं, या फिर कुछ पैरामीटर्स होता है जिस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये एक यूनिट हो सकता है, ये एक यूनिट नहीं हो सकता है। फिर एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, और इसका क्या एप्लीकेशन होता है, इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहली बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। जैसे मतलब थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, पर एक्चुअली में पता नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर ये किसी से पूछा जाए कि इज लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि हाँ लाइट तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। पर एक्चुअल में लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा नो। लेकिन अगर वही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए थोड़ा कि इज स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर क्वेश्चन ये कर दिया जाए इज ए स्पीड ऑफ लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी, तब हमारा आंसर होना चाहिए यस। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि अगर पूछा जाए कि लाइट फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं यस, मतलब लाइट को हम लोग मेजर थोड़े कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइट की जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तो वो उन चीज़ों के बारे में अगर बात हो तब हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हाँ ये तो है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जिसको मेजर किया गया है ये तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ ही। ठीक है, या फिर वैसे ही अगर पूछा जाए इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका भी आंसर होगा यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसका यूनिट होता है, उसको मेजर किया जाता है ना। या फिर पूछा जाए इज वेवलेंथ ऑफ लाइट ए फिजिकल क्वांटिटी, तो ये भी यस, क्योंकि मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी मेजर किया जा सकता है। 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ये सब हमने मेजर किया हुआ है मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट बोले कि लाइट कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो नहीं, लाइट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाइट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइट के कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब बात आता है कि तो फिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है एक्चुअली, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारा क्या हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। या फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है
द क्वांटिटीज बाई विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका यूज करके हम फिजिक्स का लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, तो उसमें क्या बात होता है, मोमेंटम का बात होता है, एक्सेलरेशन का बात होता है, टाइम का बात होता है। तो जो जो चीजें यूज हो रही है ना किसी लॉ को डिस्क्राइब करने में, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको मेजर कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने जाएंगे ना, उसमें दो चीजें होता है, एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है। अब इसमें दो चीजें, एक एन है एक यू। एन मतलब होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे हम, जैसे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इसमें हो गया फॉर एग्जांपल 300 नैनोमीटर। तो इसमें 300 था, तो 300 क्या है, एक नंबर हो गया। और नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या हुआ, एक यूनिट होगा। तो वैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर किया जाएगा तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें यूनिट होगा। अब आता है लेकिन कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी होते हैं ना जिसका कोई मतलब यूनिट नहीं होता है, उसको मेजर तो किया जाता है लेकिन उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी कहीं भी दिया होगा तो उसका होगा 1.73, 2.1, कुछ भी होगा तो उसके साथ यूनिट नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा। या फिर जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो उसमें भी जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है तो म्यू का वैल्यू होता है 0.2, 0.5, 0.7, मतलब उसके आगे कोई भी यूनिट नहीं लगा होता है। ठीक है। तो मतलब दो तीन ऐसे क्वांटिटीज भी हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ नंबर होता है, यूनिट नहीं होता है। पर मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ नंबर एंड यूनिट बोथ। अब आता है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अब यूनिट होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, नंबर होता है और एक यूनिट होता है। अब यूनिट किसको किसको बोल सकते हैं, क्या कोई भी चीज यूनिट हो सकता है क्या, है ना। तो इसका भी दो प्रॉपर्टी होता है। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो इनवेरिएबिलिटी। अब इनवेरिएबिलिटी क्या होता है कि ये हर जगह सेम हो, मतलब जैसे कि 1 kg का वैल्यू अगर इंडिया में इतना है, तो अमेरिका में भी 1 kg का वैल्यू उतना ही होगा, जापान में भी 1 kg का वैल्यू उतना ही होगा। तो इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होगा, दे शुड बी सेम एवरीवेयर। दे शुड बी सेम एवरीवेयर। ठीक है। तो फिर कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसमें दो चीजें होनी ही चाहिए, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली इनवेरिएबिलिटी, मतलब हर जगह ही सेम हो। दूसरी होगी अवेलेबिलिटी, मतलब हर जगह वो अवेलेबल हो। जैसे कि इंडिया में मतलब किसी चीज को केजी में मेजर किया जा रहा है तो उसका प्रॉपर उसके पास, इंडिया के पास डिवाइस है। मतलब वो जो बटखरा आता है ना जिससे मेजर करते हैं, तो वो इंडिया में है। तो सेम टू सेम अमेरिका हो या फिर दूसरा भी देश हो, उसके पास भी ये केजी वाला जो मेजरमेंट यूनिट है ये होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे कुछ और ही चल रहा है। अगर वहां पे 500 ग्राम और ये सब चल रहा है, हम लोग केजी में मेजर कर रहे हैं, तो फिर मतलब केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ। स्टैंडर्ड यूनिट वही हुआ जो हर जगह अवेलेबल हो, मतलब कोई गरीब देश है या अमीर देश है, सबको मतलब ये एक्सेस है, सब कोई एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। दे शुड बी इजिली अवेलेबल। ये दो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि मतलब कोई यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड होगा या नहीं होगा। दे शुड बी इजिली अवेलेबल। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कोई भी पार्टिकुलर मेजरमेंट हुआ, जैसे हमने मान लीजिए कुछ मेजर कर लिया है, तो कोई भी पार्टिकुलर मेजरमेंट है, तो उसमें एक ये चलता है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा यूनिट होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, पर अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमने कुछ मेजर कर लिया 1 kg। 1 kg हुआ जो होता है 1000 ग्राम के इक्वल, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे देखा जाए तो केजी और ग्राम में अगर कंपेयर करें तो बड़ा यूनिट कौन सा है। तो सबको पता है जो केजी है ये एक बड़ा यूनिट है, और ग्राम जो है वो एक छोटा यूनिट है। तो केजी के साथ देखिए, केजी एक बड़ा यूनिट है तो इसके साथ जो नंबर लगा हुआ है 1, ये छोटा नंबर है ना। तो बड़ा यूनिट छोटा नंबर। लेकिन वहीं इधर देखें तो ग्राम जो है ये क्या है, एक छोटा यूनिट है केजी के कंपैरिजन में। तो इसके साथ जो नंबर लगा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, 1000। तो उसके साथ 1 लगा था तो इधर क्या लगा है, 1000। मतलब छोटा यूनिट बड़ा नंबर।
छोटा यूनिट बड़ा नंबर, या फिर ये बड़ा यूनिट तो छोटा नंबर। ठीक है, तो जितना बड़ा यूनिट होगा उतना छोटा नंबर होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा यूनिट होगा, जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर मेजरमेंट को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कितनी बार आ जाता है ना, क्वेश्चंस आता है जिसमें मतलब कोई एक चीज दिया रहेगा, उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हम आगे खुद पढ़ेंगे, जब हम लोग सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो ये होता है N1 E1 इक्वल टू N2 U2, मतलब पहला जो नंबर है वो और उसका यूनिट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल किसके होगा, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं तब। तो दूसरा जो नंबर आएगा और यूनिट आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब यूनिट बड़ा है तो नंबर जो होगा उसका छोटा होगा, नंबर अगर छोटा है तो यूनिट बड़ा होगा। जी, अब हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ए सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद आपस में जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने तीन फिजिकल क्वांटिटीज का एक सेट लिया, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज तभी होगा जब वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक को बढ़ाए तो दूसरे पे कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। ठीक है, और वो आपस में मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और उनके बीच में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हमें कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कोई ये चीज़ है ये फंडामेंटल है या नहीं है, तो हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या इन तीनों के बीच में फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला है, मतलब किसी भी चैप्टर का कहीं का भी कोई भी फॉर्मूला है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं मास, लेंथ और टाइम। तो कोई भी फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला मिल ही नहीं सकता है जो सिर्फ इन तीनों के बीच में हो। ठीक है, जैसे मास को बढ़ाओ तो लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, मास और लेंथ जो है आपस में कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसमें मतलब मास को बढ़ाएं तो लेंथ बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मास को बढ़ाएं, अगर जैसे कि एक कोई एक चीज 1 kg का है, दूसरा कोई 10 kg का है, तो इसमें टाइम का क्या लेना देना, टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मास और टाइम जो है वो भी आपस में रिलेटेड नहीं है, मास और लेंथ भी आपस में रिलेटेड नहीं है, लेंथ और टाइम भी आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो आपस में कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, और इनके बीच में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मास, लेंथ एंड टाइम कैन बी ए फंडामेंटल सेट। ठीक है, अब वहीं पे देखा जाए डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, ऐसा और भी मतलब हजार एग्जांपल हो सकता है। हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, तो ये आपस में फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मतलब अगर देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे तो ये तीनों आपस में रिलेट हो गया, मतलब स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए, टाइम अगर सेम रहे, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस को सेम रहते हुए टाइम अगर बढ़ा दिया जाए, तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये तीनों आपस में रिलेटेड है, इतना हमें ध्यान देना है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज है ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, मतलब इनके बीच में फॉर्मूला भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये फंडामेंटल सेट नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, इसका भी एक सेट है, ये फंडामेंटल है या नहीं है, तो इसको भी कैसे चेक करेंगे, तो कोई फॉर्मूला याद करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स और मास और एक्सेलरेशन ये तीनों तो आपस में ऐसे फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब तीनों एक दूसरे पे क्या है, रिलेटेड है, तो ये कोई फंडामेंटल सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आता है फंडामेंटल सेट हमने पढ़ लिया, तो अब डेराइव्ड क्या होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मतलब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस होती हूँ, इनको हम डेराइव्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मास, लेंथ और टाइम अगर मेरा फंडामेंटल सेट हो गया, तो क्या फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो सकता है? तो क्या हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास इंटू लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे देखा जाए, ये फोर्स हो गया, ये कैसे डिपेंड हो रहा है, मास लेंथ और टाइम स्क्वायर। तो मतलब ये फोर्स जो है वो मास लेंथ और टाइम जो हमारा फंडामेंटल सेट है इनके टर्म्स में क्या हो रहा है, डेराइव हो सकता है। तो हाँ, फोर्स जो हुआ वो हमारा एक डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ। कब? जब मास और लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल सेट मान रहे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मास लेंथ और वेलोसिटी अगर मेरा फंडामेंटल सेट है तो क्या फोर्स एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो सकता है। तो इसको चेक करना होगा हमें। मतलब हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हाँ फोर्स तो एक डेराइव्ड होता है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में ये सेट होता है कि फोर्स तो एक डेराइव्ड है, मास जो है वो फंडामेंटल है, लेंथ जो है वो फंडामेंटल है, वेलोसिटी जो होता है वो डेराइव्ड है। पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी फंडामेंटल सेट में क्या आ गया, मास लेंथ और वेलोसिटी। अब फोर्स पूछा जा रहा है कि डेराइव्ड है या नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं बोलना है, हमें इसे चेक करना होगा कि ये एक्चुअल में क्या है, कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो हमें जैसे कि पता है फोर्स का, एक तो हमें ये पता है कि फोर्स होता है मास इंटू लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमें पहले से पता है। अब टाइम तो हमारे फंडामेंटल में है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसे सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब टाइम को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से टाइम को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे, टी इक्वल टू एल बाई भी। अब यहाँ पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा मास इंटू लेंथ बाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। एल से एल कट जाएगा और ये भी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई एल। तो अब यहाँ पे देखें तो जो फोर्स है वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुका है, मास वेलोसिटी और लेंथ, और तीनों तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो सिर्फ इन तीनों के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस हुआ है और यही हमारा फंडामेंटल सेट है, तो हाँ, ये जो फोर्स है ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ। तो आंसर होगा यस। हाँ, पर ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, पहले हमें चेक करना होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या टाइम एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। टाइम को भी चेक करेंगे कि क्या इन फंडामेंटल सेट में जो तीनों चीजें दी हुई हैं, क्या सिर्फ इन्हीं में से ये डेराइव हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं है कि कोई और चीज चाहिए। जैसे पता चला इसमें करंट का यूनिट आ गया कहीं से, तो अगर करंट भी आ गया और ये हमारे फंडामेंटल में है नहीं, तो ये डेराइव्ड भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो डेराइव्ड वो तभी होगा जब वो हमारे फंडामेंटल सेट से सिर्फ डेराइव हो रहा हो। ठीक है। तो अभी हमने देखा ही यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाई टाइम, इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइम बराबर क्या आता, लेंथ बाई वेलोसिटी। तो ये हो गया टाइम। ठीक है। और ये किसके टर्म्स में यहाँ पे डेराइव हो रहा है, लेंथ के टर्म्स में। लेंथ भी एक फंडामेंटल सेट है यहाँ पे। और किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। वेलोसिटी भी क्या है, एक फंडामेंटल सेट है ना। तो दोनों फंडामेंटल सेट है और इनके टर्म्स में ये टाइम जो है वो डेराइव हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, टाइम एक डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ। ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो चीज़ें इसमें अच्छी लगी हों या कुछ चीज़ें होंगी जो वो इम्प्रूव करने वाली होंगी, उस सब के बारे में कृपया मुझे बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।